नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम पढ़ेंगे सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है भाई। तो सारणिकों के क्या क्या प्रयोग हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, गणित में और क्या प्रयोग इसके होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना भाई। देखो, माना एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष आपके पास है। 3 शीर्ष है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है भाई। तो इसका क्षेत्रफल देखो, आपने छोटी क्लासों में या फिर 9वीं 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2। ठीक है। y1 x2 माइनस x3, फिर y2 x3 माइनस, फिर y3 x2 x1 माइनस x2। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सबने पढ़ा था ना भाई। यदि इस फॉर्मूले को सारणिक के रूप में लिखा जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा और वो हमारा आ जाएगा सारणिक के रूप में। देखो कैसे, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखो लिख सकते हैं, क्यों? देखो ये सारणिक है, सारणिक का प्रसार कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे स्तंभ से किया, कहाँ से? इसी 2 से। तो देखो कितना आएगा, y1 कितना आएगा, पंक्ति गई, ठीक है, स्तंभ गया, x2 माइनस x3 आया नहीं आया? आया। फिर ये आएगा माइनस y2, सॉरी ये माइनस आएगा, कितना आएगा? माइनस y1 आएगा, पंक्ति का स्तंभ गया तो x2 माइनस x3। ठीक है भाई। तो मतलब तीनों में कहीं माइनस आया कहीं प्लस आएगा, जिसका आप कॉमन लेके लास्ट में, क्योंकि जो एरिया होता है वो प्लस में होता है, तो जो नेगेटिव साइन आपके पास आ भी रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, एक काम हो सकता है ना, या तो ऐसे लिख दो या फिर सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊँ, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं प्रसार कर दूं R3 के सापेक्ष, पंक्ति का स्तंभ गया, कितना आएगा? x3 माइनस x2 आएगा नहीं आएगा? ठीक है ना। उसके बाद कितना आएगा? y2 लोगे। ठीक है, मतलब आप इसको सोल्व करो, ठीक है, या फिर इसको प्रसार करके मैं इसके बराबर लेके आ सकता हूँ। लेके आऊँ, देखो कैसे, ध्यान से देखना भाई, है ना। मैं प्रसार कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष करूँगा? C3 के सापेक्ष। तो देखो C3 के सापेक्ष प्रसार होगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। देखो जरूरत नहीं है, वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन तरीके से एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। y1 क्या आया? क्या? सॉरी R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर y1, पंक्ति का ही स्तंभ गया, x3 माइनस x2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। फिर y2 लिया, कौन सा लिया? y2, पंक्ति का ही स्तंभ गया, x3 माइनस x1, तो माइनस का y2 आता है, x3 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? नहीं है। फिर y3 पंक्ति के स्तंभ गए, x2 माइनस x1। अब जरा ध्यान से देखो भैया ना, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, सबसे मैंने कॉमन लिया, माइनस ले लिया। तो देखो यहाँ से माइनस लूँगा तो कितना हो गया? x2 माइनस x3। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो कितना हो गया? प्लस y2। और यहाँ माइनस है नहीं तो यहाँ से ले रहा हूँ ना, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो कितना आएगा? x1 माइनस x2। कोई दिक्कत? और ये फॉर्मूला किसका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा कैसी राशि होती है भाई? धनात्मक। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक राशि होती है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ, सब पे मोड़ लगा सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ इस माइनस को मैं हटा सकता हूँ और लास्ट में आपके पास आंसर क्या आएगा? 1/2 y1 x2 माइनस x3 y2 x3 माइनस x1 y3 x1 माइनस x2। तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा आपके कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखो आपके पास दो, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, एक मैं लिखता हूँ R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। दूसरा क्या है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी एक अप्लाई कर सकते हो। प्लस आता है अच्छी बात है, माइनस आता है तो क्या कर देंगे? प्लस में बदल देंगे, क्योंकि धनात्मक राशि होती है त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात?
नहीं है ना, तो उतार लो इसको फटाफट जल्दी से। तो अब नेक्स्ट उतार लिया होगा आपने। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला कब काम में लेने हैं दोनों, जब आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हो, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा इस पे एक एग्जांपल करते हैं, किताब का है, बुक का एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दे दिए मेरे भाई, ए दिया आपको, बोलो फटाफट, ए कितना दिया 2,3, बी आपको दिया है -5,4 और सी आपको दिया है 4,3 है। तो क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज के शीर्ष ये है। यदि देखो एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको जरूर बोलेगा कि सारणिकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ तक। तो देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो तो डेल्टा बराबर है, डेल्टा का मतलब समझ गए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 3 फिर 1 -5,4 फिर 1 फिर x3 y3 कितना 4,3 फिर 1। सोल्व कर लो, 2 पंक्ति का स्तंभ गया, 4 - 3 माइनस का 3 -5 -4 प्लस 1 -15 माइनस के 16। तो कितना आ गया -2, ठीक है ना भाई, -2 आया ना, 4 में से 3 गया तो +1 आया, तो सॉरी +2 हो गया ना। उसके बाद -9 9 27 प्लस हो जाएंगे ना भैया, माइनस प्लस हो गए, 31 हो गए। तो मेरा भाई 29 31 में 29 गए तो -2/2 कितना आ गया -1, और क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है तो कितना हो गया 1 वर्ग इकाई। चेक कर लेते हैं ये आंसर आ रहा है क्या। हाँ जी 1 आ रहा है, ठीक है, खोदा फाड़ निकले छुइया, छोटा सा आंसर आ रहा है 1, ठीक है, उतार लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे सेकंड अनुप्रयोग की। जो फर्स्ट हमारा हो गया भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा हम अगली बार बात करेंगे। इसको उतार लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग जो हमारा है तो देखिएगा सेकंड अनुप्रयोग है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है भाई, कंडीशन ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो वो 3 बिंदु संरेख का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ 1 से ज़्यादा बार या 10 बार 20 बार बता दिया होगा। संरेख का मतलब क्या होता है, जब 3 बिंदु एक ही रेखा में आते हैं तो उन तीनों बिंदुओं क्या बोलते हैं, संरेख, यानी समान रेखा में है भाई। जब 3 बिंदु एक ही रेखा में आए तो हम बोलते हैं तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। लेकिन गेट लगा दो एक बार। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यदि 3 बिंदु संरेख नहीं है, यानी संरेख नहीं होते तो हम इसको बोलते हैं असंरेख। यानी देखिएगा 2 बिंदु यहाँ, तीसरा यहाँ ले लिया, 2 बिंदु यहाँ, तीसरा यहाँ ले लिया, हो गया नहीं हो गया। तो देखो जब भी ध्यान रखिएगा, यदि बिंदु संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनता है, बन रहा है क्या तीनों को मिलाने पर। और जब बिंदु संरेख नहीं होते हैं
या असंरेख होते हैं तो त्रिभुज बनता है, हमेशा बनता है नहीं बनता। तो हमें कह सकते हैं असंरेख बिंदु में त्रिभुज बनता है और संरेख बिंदु में त्रिभुज नहीं बनता, और त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ इसी कंडीशन को प्रयोग में लेंगे कि यदि 3 बिंदु संरेख होते हैं या संरेख है तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा बराबर 0। ठीक है, या तो सीधी सी प्रयोग ये ले, डेल्टा का मान कितना रखोगे 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब क्या कर सकते हो, या तो इतना ही छोड़ दो या फिर 1/2 का भाग लगा दो, 0 में लास्ट में लिख लो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा है ना। अब देखो जरूरी नहीं कि आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 को ऐसे लिखे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, आप किसी को कहीं भी लिख सकते हो, लास्ट में माइनस आएगा ना। अब देखो लास्ट में माइनस आएगा तो -0 में चल जाएगा, या फिर जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और आपने गलती से x2 y2 की जगह x1 y1 और x1 y1 की जगह x2 y2 रख दिया जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा जरा बताइए। स्टार्टिंग में मैंने बताया जब 2 पंक्तियां बदल जाती है तो क्या आता है माइनस का चिन्ह, और जब माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम उसको कितना कर देंगे प्लस का, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, उतार लीजिएगा इस कंडीशन को, फिर नंबर 3 कंडीशन की बात करेंगे भाई, या फिर तीसरा जो आपका प्रयोग है उसकी बात हम कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट 3rd जो आपका अनुप्रयोग है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना भाई। देखो 2 बिंदु आपके पास है, x1 y1 और x2 y2, इसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। देखो वैसे तो आपको पता है 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण 11th क्लास में पता था ना, कितना होता है, चलो एक बार सुना दो मेरे को। y2 माइनस y1 बराबर, फिर देखो गलत बोला था हमने, मैं बताऊँ तुमको, सुनो। y माइनस y1 पहले क्या आता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। ठीक है ना, याद आया कुछ? ठीक, कोई बात नहीं है ना। तो थोड़ा याद ध्यान दो, ऐसी थोड़ी हो जाती है मैथ है, हर कोई कर ले तो फिर। अब देखो 2 बिंदु है, दोनों बिंदु से एक रेखा जा रही है। अब इसका समीकरण याद करेंगे हम किससे, सारणिक की सहायता से। वैसे तो हमको समीकरण पता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सारणिकों के अनुप्रयोग, यानी इसका जो समीकरण है वो सारणिक की सहायता से निकाला जाए। तो देखो ध्यान से, हमेशा जब भी एक रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाता है तो उस रेखा पर एक बिंदु माना जाता है x, y। ठीक है ना, जो इस रेखा की सभी शर्तों को पालन करता है। ठीक है ना भैया, बिना x, y के कोई रेखा का समीकरण नहीं होता। तो माना एक रेखा L है जो 2 बिंदुओं A कितना x1, y1, ये बिंदु है और ये B है, वह B x2, y2 से गुजरती है। ठीक है भाई, माना रेखा पर कोई बिंदु P x, y है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो। अब देखो जरा ध्यान से देखने पर पता लगता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो गए, और एक ही रेखा के होने का मतलब क्या है, तीनों बिंदु संरेख हो गए। तीनों बिंदु, तो मैं कह सकता हूँ चूंकि बिंदु A B P क्या है मेरे भाई, संरेख है। क्या है, अब संरेख है तो संरेखता की कंडीशन से अभी मैंने लिखवाई थी लास्ट में, x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x, y। भाई 2 बिंदु तो ये हो गए, तीसरा बिंदु यही तो है, बराबर में 0। अब देखो प्रश्न आपको, क्वेश्चन में आपको x1 y1 और x2 y2 2 बिंदु मिलेंगे, दोनों को यहाँ टेक देना और xy नीचे है ही, हल करोगे तो आपके पास समीकरण आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात और, वो क्या बात है कि हो सकता है आपको xy कहीं किताब में किसी बुक में आपको ऊपर दिखे, नीचे पहली दूसरी तीसरी कहीं पंक्ति में दिखे,
लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स वाई कहाँ है, यहाँ है पहली पंक्ति में, दूसरी में, या फिर तीसरे में, या फिर स्तंभ में है। ऐसा भी हो सकता है 1x1 x2 1x1 x y1 और 1x y कोमा नहीं सॉरी x y है ना। तो क्योंकि हमको पता है यदि किसी सारणी का टी कर दे तो भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाहे इस पंक्तियों में लिख दे एक्स वाई को, चाहे स्तंभों में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, एक्स और वाई आपकी पहली दूसरी तीसरी किसी पंक्ति में आ सकता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ता है कि माइनस लग जाता है सारणी के मान में, था ना भाई, गुणधर्म नंबर सेकंड था ना, प्रॉपर्टी सेकंड, तो माइनस कहाँ लगा देंगे, जीरो में फेंक देंगे। ठीक है, उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ, वो है रैखिक समीकरण निकाय का हल। और रैखिक समीकरण निकाय का हल के दो तरीके होते हैं ना भाई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, एकदम विस्तृत। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 अनुप्रयोग पढ़े हैं, इन तीनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में कैसे काम आएंगे तीनों फॉर्मूले, ठीक है ना भाई। तो उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 आपको दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पे। यदि बिंदु कौन कौन से बिंदु दिए हैं, लिख देता हूँ x1, y1 लिख देता हूँ। कितना, पहला बिंदु x1, y1 माना x, -2, ठीक है। दूसरा जो बिंदु मैंने माना x2, y2, वो आपको दिया है 5,2। तीसरा बिंदु x3, y3, इसको मैंने माना 8,8, है ना भाई, x3, y3 माना, जिसको मैंने 8,8 लिख दिया है। संरेख है, यदि बिंदु, क्वेश्चन कहता है यदि तीनों बिंदु संरेख है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपने बिंदु लिख दिए, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना भाई, ये सॉल्यूशन है पूरा। तो चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है, इसलिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 बराबर 0, ये आएगा भाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x -2 1, x2 y2 की जगह 5 2, x3 y3 की जगह, ठीक है। पसार करते किसके सापेक्ष, x 2 -8 माइनस माइनस प्लस 2, 5 -8 40 16, ठीक है। देखिएगा ज़रा, 2 में से 8 गया तो 5 में से 8 गया तो माइनस के 3, 3 दूनी 6, कितने बचे मेरे भाई बोलो जरा। 40 में 16 गए तो प्लस के 24, 24 में से 6 गया तो 18, प्लस 18 सामने गया -18, 6 तिया 18, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। उतार लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर अब हम सोल्व करेंगे उदाहरण नंबर 8। सिद्ध कीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सिद्ध कीजिए बिंदु, पहला बिंदु जैसा कि मैं नामकरण करता हूं इनका, x1, y1 कितना दिया है, BC, A B + C, x2 y2 हमने माना CA B C + A, ठीक है। x3 y3 कितना हो जाएगा, ABC A + B। संरेख है, क्या सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख, आपको तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है। तो बताइएगा, यदि तीनों बिंदु को संरेख सिद्ध करना है तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का मान कितना आएगा, 0। कितना आएगा, या फिर मैं कहूँ इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिएगा, यदि बिंदु संरेख है, यदि बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, डेल्टा बराबर 0, तो कर देता हूँ मैं एक बार LHS लेके। ठीक है, LHS लिया मैंने ना भाई, डेल्टा। देखिएगा जरा, हाँ भाई x1 का मान रखिए,
ठीक है भाई। अब सुनो भाई ध्यान से, है ना, ये क्या है, ए बी ए सी, बी सी बी ए और सी बी सी ए है क्या नहीं। यदि C1 C2 को जोड़ दिया जाए तो ध्यान से दिख रहा है सब में एक ही चीज़ बनेगी क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सी ए, जो भी आप लिखो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे C1 प्लस C2 कर देता हूँ। तो देखो कितना, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसी प्रकार ए बी बी सी सी ए, इसी प्रकार ए बी बी सी सी ए। रेडी है काम यहाँ तक? क्या कॉमन आ रहा है भैया C1 से, C1 से ए बी बी सी सी ए कॉमन लेने पर या फिर उभयनिष्ठ लेने पर ले लिया मैंने। लिख देना भैया R1 से उभयनिष्ठ लेने पर तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, एक एक एक, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। गुणधर्म कौन सा है भैया सारणिक का, कौन सा, तीसरा। अबे भूल गए क्या इतनी जल्दी, चौथा भी नहीं है। अबे दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो, सारणी का मान 0 होता है, सर्वसम होता है। कितना है, तीसरा है। ये 0 हो गया, सब कुछ 0 बराबर हैंस प्रूफ, इसलिए बिंदु संरेख है। अब सुनो रे एक बात है, ये जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको लिखवाए थे सारे के सारे याद करके लाना आज, ठीक है ना। कल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रैखिक समीकरण निकाय का हल, और उसी के ऊपर मेनली आरबीएससी में या फिर मैं कहूँ सीबीएसई आरबीएससी किसी बोर्ड में उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना भैया। रैखिक समीकरण निकाय का हल या फिर मैं कहूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।